गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारत भौतिक पर्यावरण। आपकी 11वीं कक्षा में एक किताब है दूसरी, भारत भौतिक पर्यावरण, यानी भारत का भूगोल, जो कि भौतिक पर्यावरण अर्थात हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें। और भारत का जो है जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मृदा, जो आपका छठा अध्याय है मृदा, सॉइल, इसके पहले हमने वनस्पतियों का अध्ययन कर लिया था और जलवायु का भी अध्ययन कर लिया है। अब ये सब सम्मिलित रूप से हमारे भारत को मृदा, जो हमारी भारत की मृदा है, मिट्टी है, वो किस तरीके से, मतलब उसको कितने प्रकार में बांटा गया है, मिट्टी क्या है, इन सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो मिट्टी क्या है पहले ये समझ लेते हैं। मृदा क्या है? सैल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण है। हमने चट्टान पढ़ा था, सैल पढ़ा था, यानी सैल मतलब रॉक्स, चट्टान। चट्टान के बारे में हमने पहली जो बुक हमारी थी उसमें हमने अध्ययन किया था कि चट्टान कितने प्रकार के, चट्टान का निर्माण कैसे होता है, सारा हमने अध्ययन कर लिया था। तो यानी मृदा का सम्मिश्रण, मृदा किस चीज़ का सम्मिश्रण है, किस चीज़ से मृदा का निर्माण होता है, तो उसमें सैल प्रमुख घटक है, सैल से इसका निर्माण होता है। मलबा, मलबा मतलब जो आपने नदियों के माध्यम से, जो मैंने पढ़ाया था कि नदियाँ काट छाँट करके जो है अवसाद को जमा करती हैं, तो उसका मलबा भी इसका सम्मिश्रण है। और जैव सामग्री, जैव सामग्री यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु इस पृथ्वी पर दब जाते हैं, तो ये भी मृदा के निर्माण में भाग लेते हैं। तो इस तरीके से मृदा की परिभाषा अगर हम करेंगे तो मृदा क्या है? सैल, मलबा और जैव सामग्री का क्या है? सम्मिश्रण है, मिश्रण है या सम्मिश्रण है। अब मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? मृदा निर्माण कैसे होता है, किन परिस्थितियों के कारण मृदा का निर्माण होता है? तो इसमें सबसे पहला है उच्चावच। उच्चावच हमने जब पहला अध्याय पढ़ा था, इसका पहला क्या, दूसरा अध्याय जिसमें हमने पढ़ा था फिजियोग्राफी के बारे में, भारत की भू आकृति के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि भारत को 4 मुख्य भू आकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, बड़े बड़े, जिसमें हमने देखा था कि हिमालय उत्तर का जो है, उत्तर में हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएँ हैं, फिर दक्षिण का पठार है, और उसके बीच में जो है उत्तर का विशाल मैदान है, और थार का मरुस्थल है, और तट के किनारे जो है तटीय मैदान है। तो इस तरीके से भारत को जो है कई भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया था। तो उच्चावच उसी को कहते हैं, उच्चावच यानी रिलीफ। भारत का रिलीफ क्या है? तो ये भी, यानी कि अगर जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ की सतह क्या होगी, इस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र है तो इसकी सतह कैसी होगी? ढलुआ, ढालदार होगी। तो यहाँ पर मिट्टी अगर निर्मित भी होती है तो ढाल के सहारे, हमने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका जो है प्रवाह होता रहता है। तो यहाँ पर परिपक्व मिट्टी का निर्माण नहीं होगा। जो मृदा परिच्छेदिका बनेगी, जो मृदा का निर्माण होगा, वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होगी। जैसे ही मृदा बनी, बारिश हुई या हवा बही, उसके सहारे मृदा की सतह बहकर नीचे आ जाएगी। तो उच्चावच बहुत प्रभावित करती है। मैदानी क्षेत्रों में हमने बताया था कि मैदान का हमारा जब निर्माण हुआ है तो उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण की पठारी नदियाँ एक गर्त में जा करके जो है अपना मलबा जमा की हैं, उससे लगभग 4-5 किलोमीटर गहरे गर्त भर गया, उससे मैदान का निर्माण हुआ है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारी मैदानी क्षेत्र में कृषि अच्छी होती है, वहाँ पर मिट्टी का निर्माण अच्छा हुआ। तो उच्चावच मिट्टी निर्माण को क्या करता है? प्रभावित करता है। दूसरा है जनक सामग्री। जनक सामग्री किसको कहते हैं? रॉक्स को कहते हैं। मिट्टी के लिए जनक सामग्री क्या है? सैल है या चट्टान है, रॉक्स है, तो इसको जनक सामग्री कहते हैं। यानी जनक सामग्री किस प्रकार की है? अब हमने सैल चट्टानों को 3 प्रकार का हमने अध्ययन किया था। कौन कौन से? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। तो अब चट्टान किस प्रकार की, जैसे अगर आग्नेय चट्टान है या बेसाल्टिक लावा चट्टान है तो वहाँ पर जो मिट्टी का निर्माण होगा, बेसाल्ट के लावा से मिट्टी का काली मिट्टी, लाल मिट्टी, इस टाइप की मिट्टी का निर्माण होगा, क्योंकि वहाँ पर लौह ऑक्साइड की अधिकता पाई जाएगी, लोहे की अधिकता पाई जाएगी। तो यानी जमक सामग्री किस प्रकार की है, तो वहाँ पर मिट्टी उससे प्रभावित होगी। इसी प्रकार से जलवायु, जलवायु भी एक महत्वपूर्ण कारक है मृदा निर्माण में। क्लाइमेट हमारा, जैसे हमारे भारत की जलवायु कैसी है? पूरे भारत को मानसूनी जलवायु के रूप में बांटा गया है, मानसूनी जलवायु कहा जाता है। लेकिन अगर हम भारत का नक्शा देखें तो छोटा सा नक्शा यहाँ पर हम बनाने का प्रयास करते हैं। ये है हमारा ये भारत है। यहाँ पर हमने देखा था कि बीचों बीच से लगभग एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री की, जिसको क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा, अब हमने पढ़ा था जलवायु वाले भाग में कि जो हमारी जलवायु है
वो 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा से लेकर कर्क तक की जो जलवायु है उष्ण कटिबंध में उसको रखा जाता है। और कर्क रेखा से 66.5 डिग्री की जो यानी कि जो आर्कटिक वृत्त है वहाँ तक की जलवायु को हम शीतोष्ण कटिबंध में रखते हैं और उसके ऊपर शीत कटिबंध में रखते हैं। तो यानी इसके हिसाब से यानी अक्षांशों के हिसाब से भारत की जलवायु कैसी होगी, वो दो जलवायु प्रदेश पाए जाएंगे, एक उष्ण कटिबंध और दूसरा शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन हमने बताया था कि भारत में उत्तर में जो है हिमालय की विशाल श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जो पूरब से लेकर के पश्चिम तक विस्तृत हैं, पूरब से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर कश्मीर तक तलवार की भांति विस्तृत हैं। तो इस तरीके से ये जलवायु को बहुत प्रभावित करती है। तो जलवायु जैसी हमारी, अब इसी के आधार पर जलवायु को मानसूनी बताया गया है, उसको हमने जलवायु में अध्ययन किया है। तो जलवायु एक बड़ा फैक्टर है जो मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। और चौथी बात करी वनस्पतियाँ हमने देखा था किस प्रकार की वनस्पतियाँ हैं इसके पहले वाले अध्याय में, जो इसका पहला अध्याय था वनस्पति ही था। तो वनस्पति जो है ह्यूमस का काम करती है। मृदा के निर्माण में वनस्पति क्या प्रदान करती है, ह्यूमस। जो मान लो वनस्पतियों की टहनियाँ गिर जाती हैं और उसकी जो पत्तियाँ गिर जाती हैं तो वो ज़मीन में आकर के सड़ती हैं, सड़ने के बाद में फिर वो सब मृदा में मिल जाती हैं और मृदा में मिल करके फिर उससे ह्यूमस की मात्रा पहुंचती है, जिससे हमारी मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तो इस तरीके से वनस्पतियां भी प्रभावित करती हैं। अगर मान लेते जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र है, रेगिस्तानी में वनस्पतियां कैसी पाई जाती हैं, कैक्टस वाली, कांटे वाली, कांटेदार कटीली वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो वहाँ पर मिट्टी भी उस हिसाब से वहाँ की ह्यूमस नहीं होगी उसमें। लेकिन जहाँ वर्षा अधिक होती है, बड़े चौड़े पत्ते वाले वृक्ष पाए जाते हैं, सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, तो वहाँ की मिट्टी परिपक्व होगी, वहाँ की मिट्टी के निर्माण में काफ़ी जो है ह्यूमस की मात्रा पहुँच जाएगी, अच्छी तरीके से मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। और इसी प्रकार से समय भी चाहिए मिट्टी निर्माण के लिए, समय की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि मिट्टी निर्माण जो है कुछ जो है चंद महीनों की जो है खेल में हो जाएगा। मिट्टी निर्माण के लिए लंबा एक पीरियड चाहिए, समय चाहिए, ड्यूरेशन चाहिए जब मिट्टी निर्माण होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि अब ह्यूमस, मान लो कोई पत्ती गिरी ज़मीन पर या पेड़ पौधे टूट के गिर गए या जो है दफन हो गए ज़मीन के नीचे, तो उसको सड़ने गलने में टाइम लगेगा, सालों टाइम लग जाता है। तो मिट्टी निर्माण हमारा सालों की एक प्रक्रिया है, लंबे समय की एक प्रक्रिया है। और मानवीय क्रियाएं भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं मिट्टी निर्माण में। जैसे पहाड़ों पर क्या है, पहाड़ों पर खनन किया जाता है या पठारी क्षेत्र पे जो है खनन किया जाता है, तो चट्टान को तोड़ा जाता है खनन करने के लिए, और चट्टान को तोड़ते हैं तो जनक सामग्री प्राप्त होती है मृदा निर्माण के लिए। अगर चट्टान टूटा हुआ नहीं है तो उसको मतलब अपक्षय और अपर्दन में टाइम लगता है। हमने पढ़ा था अपक्षय, अपने ही स्थान पर चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। तो इसको वेदरिंग होने में जो है तीनों प्रक्रियाएं काम करती हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक। अब इस प्रक्रिया से अगर चट्टान टूटेगा, अपक्षय होगा तो टाइम लगेगा। लेकिन मानव अगर खनन कर रहा है, चट्टानों को तोड़ रहा है, तो जो है उसके कारण चट्टान आसानी से टूट करके और जनक सामग्री के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये मिट्टी निर्माण को प्रभावित करने वाले ये सारे क्या हैं, कारक हैं। अब हम बात करेंगे मृदा के घटक, कंपोनेंट्स कौन कौन से, मृदा के क्या घटक हैं, यानी मृदा निर्माण में कौन कौन से कंपोनेंट्स भाग लेते हैं। तो मुख्य रूप से खनिज कण हैं। खनिज किस में पाए जाते हैं, चट्टानों में पाए जाते हैं। तो चट्टान इसके लिए जनक सामग्री है। जनक मतलब पेरेंट, फादर। चट्टान क्या है, इसके लिए फादर का काम करती है। जिस तरीके से हम संतान जो है अपने माँ बाप के संतान होते हैं ना, उनका योगदान रहता है, ऐसे ही मिट्टी के निर्माण में चट्टानों का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि चट्टान ही उनको क्या बेस, आधार प्रदान करते हैं। तो खनिज कण किसमें निहित रहता है, चट्टानों में, सैलों में। इसी प्रकार से ह्यूमस की हमने बात कर दी, किस तरीके से वनस्पतियों से और जीव जंतुओं से ह्यूमस की मात्रा प्राप्त होती है। तो ह्यूमस भी जो है उसके निर्माण में होता है। और जल और वायु भी जो है, जो हमारी मृदा है, मृदा में जो है छोटे छोटे मतलब छिद्र होते हैं, मृदा में छिद्र होते हैं, उन छिद्रों में वायु भरी होती है। और वायु ही क्या करती है, मृदा को जो है उर्वर बनाती है, उपजाऊ बनाती है। अगर वायु ना हो, जैसे हम बताते हैं कि इस समय प्रदूषण अधिक बढ़ रहा है पन्नियों के कारण, तो पन्नी हमारी क्या करती हैं, मृदा को ऊपर से ढक लेती हैं, जिससे वायु का अवशोषण यानी हवा का अवशोषण मृदा नहीं कर पाती हैं। तो वो ज़मीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है धीरे धीरे करके। तो प्रदूषण कहीं ना कहीं इसको हमारे लिए, हमारी मृदा को प्रभावित करती है। इसी प्रकार से जल है, वायु है। जल क्या सिंचाई करते हैं ना, मिट्टी को परिपक्व बनाने के लिए यानी उर्वर बनाने के लिए सिंचाई भी करते हैं समय समय पर, लेकिन सब चीज़ एक लिमिट मात्रा में होना चाहिए। अब अभी हम आगे अध्ययन करेंगे कि ज़्यादा सिंचाई करने से किस तरीके से हमारी खेती, हमारी मिट्टी खराब होती जा रही है। तो ये इन सारी चीज़ों से मिल करके हमारी मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स हैं जो मृदा के निर्माण में भाग लेते हैं।
अब हम बात करेंगे मृदा संस्तर की। मृदा संस्तर यानी कि जो हमारी मृदा के लेयर्स हैं, परत हैं, वो कितने प्रकार की। हमने आंतरिक संरचना में पृथ्वी की बात की थी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मृदा है, मृदा हमारे स्थलमंडल की ऊपरी सतह का भाग होता है और इसको फिर 3 संस्तर में बांटा जाता है। मृदा को हम 3 संस्तर में बांट करके अध्ययन करते हैं, संस्तर ए, संस्तर बी और संस्तर सी। ए मतलब हिंदी में आ संस्तर करेंगे और बी का मतलब बा संस्तर और सी का मतलब सा संस्तर। तो इस तरीके से 3 संस्तर में मृदा को हम बांटते हैं। जो हमारा ए संस्तर होता है, जो सबसे ऊपरी मृदा का सबसे ऊपरी सतह होती है जिस पर हम कृषि करते हैं, हल चलाते हैं, वो ए संस्तर होता है। तो इसमें जो है क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, जल की मात्रा होती है, वायु की मात्रा होती है, ये सब मिला करके जो है ए संस्तर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और बी संस्तर हमारा संक्रमण पेटी होती है। संक्रमण पेटी यानी बी किस बीच में है ना, ए संस्तर और बी संस्तर, सी संस्तर के बीच में है कौन सा संस्तर, बी संस्तर। अब सी संस्तर जो है ये ढीली जनक सामग्री प्रदान करती है, यानी इसके नीचे चट्टानी सतह होगी। सी संस्तर के नीचे क्या है, चट्टानी सतह है, यहाँ पर चट्टान है। चट्टान हमने बताया जनक सामग्री के रूप में मृदा को प्रदान करती है। अब नीचे चट्टान है, उसके ऊपर जो है धीरे धीरे करके अपक्षय और अपर्दन होकर के चट्टान टूटता है, तो उससे जो है ढीली जनक सामग्री प्राप्त होती है जो सी संस्तर में आती है। और बी संस्तर जो होता है, इसमें जो है निच्छालन की प्रक्रिया पाई जाती है, यानी ह्यूमस जो है, जल है और जो है वायु है, वो निच्छालन के कारण जो है नीचे आता है, बी संस्तर में आता है। यानी बारिश हुई या पानी गया तो जो ए संस्तर के खनिज तत्व हैं, जो पदार्थ हैं, वो बी संस्तर में भी आ जाते हैं। इसी प्रकार से ढीली संरचना जो है, इसका जो कैपिलरी एक्शन के कारण जो है ये ऊपर आते रहते हैं कुछ इसके जो सी संस्तर के पदार्थ हैं। तो इस तरीके से जो बी संस्तर है उसमें दोनों की मिश्रित विशेषताएं पाई जाती हैं, ए संस्तर की और सी संस्तर की दोनों की मिश्रित जो है विशेषताएं पाई जाती हैं। इसलिए बी संस्तर को क्या कहा जाता है, संक्रमण मेखला। हमने जब वायुमंडल की संरचना में अध्ययन किया था तो हमने बताया था कि जो आपका ट्रोपोस्फियर है, यानी कि जो सबसे निचली क्षोभ मंडल है और उसके ऊपर समताप मंडल है, तो बीच की पेटी जिसमें दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं, समताप, वो ट्रोपोपॉज कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो बीच वाला संस्तर है, बी संस्तर है, ये संक्रमण पेटिका है, संक्रमण पेटी है जिसमें दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। और ये सब सम्मिलित रूप से, जो तीनों संस्तर को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तीनों संस्तरों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर आएगा, मृदा परिच्छेदिका जो है क्या है। तो मृदा परिच्छेदिका में आप ये चित्र बनाओगे, तीनों जो है सॉइल संस्तर का, तीनों संस्तर का चित्र बनाओगे और विशेषताएं लिखोगे एक एक पॉइंट में कि ए संस्तर में जो है क्या क्या पाया जाता है, बी संस्तर क्या है और सी संस्तर क्या है। फिर तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। बड़ा प्रश्न आए तो बड़ा लिख सकते हो, छोटा आए तो छोटा लिख सकते हो, लेकिन समझना चाहिए। समझ लोगे, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो लिख सकते हो, रटोगे तो दिक्कत होगी। समझते चलो, इसीलिए मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो। और ज्योग्राफी जो है वो ऐसा विषय है जो कंसेप्चुअल है। इसमें हम थोड़ा सा फिजिक्स भी पढ़ते हैं, थोड़ी सी केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, समाज विज्ञान भी पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान जिसमें हम लोग इतिहास और नागरिक शास्त्र सब कुछ पढ़ते हैं, भूगोल। इसीलिए हमने एक परिभाषा दी थी, भूगोल एक गुलदस्ता है जिसमें विभिन्न फूलों का समन्वय पाया जाता है। जिस तरीके से हमारे घरों में गुलदस्ता रखा होता है तो उसमें जो है तमाम प्रकार के फूलों को हम रखते हैं सजा करके, तो ऐसे ही भूगोल भी एक गुलदस्ता है जिसमें जो है इतिहास के रूप में एक फूल लगा हुआ है, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के रूप में एक फूल लगा हुआ है और भौतिक विज्ञान के रूप में एक फूल लगा हुआ। तो ये सब जो सब्जेक्ट हैं, इन सारे विषयों का क्या है, जो है एक गुलदस्ते में रखा हुआ हमारा भूगोल है। तो इस तरीके से भूगोल में सब कुछ पढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मृदा का वर्गीकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे मृदा का वर्गीकरण, किस प्रकार से मिट्टी को भारत के वैज्ञानिकों ने वर्गीकृत किया है। तो देखिए, मृदा भारत में तमाम प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। उसके पीछे क्या कारण है कि हमने अभी देखा था कि उच्चावच, भू आकृति और जलवायु, वनस्पतियां, इन सब में भिन्नता पाई जाती है। हमने ये सब पीछे पढ़ लिया है। अगर इन सबको हम उच्चावच यानी कि जो हमारी रिलीफ है, भू आकृति है चारों पांचों प्रकार की, उसका एक अलग मानचित्र लें और जलवायु का एक मानचित्र लें, इसी प्रकार से वनस्पतियों का एक मानचित्र लें और तीनों को सुपर इम्पोज कर दें। तीनों को एक ऐसा ट्रांसपेरेंट जो है, जो सीट आती है ट्रांसपेरेंट जिसमें आर पार दिखाई देती है, उस पर अगर इन मानचित्रों को हम बनाएं, फिर उनको अगर एक दूसरे के ऊपर रख दें, तो जो
चौथी मानचित्र हमको प्राप्त होगी वो मृदा की भिन्नता वाली मानचित्र प्राप्त होगी। ये सब कारण क्या बनते हैं, यही सब कारण सुपर इम्पोज्ड हो करके एक दूसरे के ऊपर जो है प्रभावित करके फिर मृदा विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार की मिट्टियों का निर्माण होता है। यही कारण है कि भारत में मिट्टियाँ कई प्रकार की पाई जाती हैं। इसीलिए मोटा मोटी जो है हमारे भारत के एक संस्थान है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया है। कितने प्रकारों में? 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। किसने? ICAR, याद रखना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। तो अब उसने कैसे किया है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसने देखा कि भारत में तमाम प्रकार के रिलीफ हैं, पर्वत, पठार, मैदान और जो है आपका तटीय क्षेत्र है और ज़्यादा शुष्क वाले क्षेत्र हैं यानी मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। तो सबको ध्यान में रखते हुए जलवायु भी तमाम प्रकार की पाई जाती है, तटीय जलवायु अलग है और उष्णकटिबंधीय जलवायु अलग है, और वनस्पतियाँ भी कई प्रकार की पाई जाती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ICAR ने जो है उत्पत्ति, रंग और संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर ये आधार क्या बनाया जो है ICAR ने? आधार ये बनाया उत्पत्ति, यानी मिट्टी किस तरीके से उसकी कैसी उत्पत्ति हो रही है, और रंग कैसा है, काला है, लाल है, किस प्रकार से पीला है, और संयोजन क्या है, संयोजन मतलब क्या क्या उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, और अवस्थिति यानी लोकेशन, किस लोकेशन में है, पहाड़ी क्षेत्र में है या मरुस्थलीय क्षेत्र में है या तट के क्षेत्र पे है या जो है आपका डेल्टाई क्षेत्र में है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मिट्टी को, वैसे तो बहुत बनेंगी लेकिन 8 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया है। अब देखते हैं कौन कौन से 8 मुख्य प्रकार हैं। पहला है जलोढ़, दूसरा काली मिट्टी है, तीसरा लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी, हमने बताया था रंग के आधार, रंग को ध्यान रखा है तो लाल एवं पीली, और चौथा लैटेराइट मिट्टी, और पांचवा शुष्क मृदा, और छठा है लवण मृदा, लवण मतलब नमक, जिसमें नमक की अधिकता होगी, और सातवां है पीटमय मृदा। ये सब हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। और 8वां है वन मृदा। तो इनको हम सबको एक मानचित्र के माध्यम से उसमें देखने का प्रयास करते हैं कि ये मृदा कहाँ भारत के मानचित्र में पाई जाती है।